देखो जी, अगर हम बात करते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस से, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाते हैं कि भैया किस तरीके से इंडिया ने परफ़ॉर्म करा, आज़ादी से पहले कहाँ हम स्टैंड कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो एक बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया को क्या कहा जाता था? सोने सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? ये बचपन में जब मुझे बताया गया तो मेरे को नहीं समझ आया, बट अब समझ आता है। क्योंकि अगर आप हमारे देश को देखो, हमारी कंट्री को देखो, तो मतलब अमेज़िंग कंट्री है ये, ठीक है? अब सोना ऐसा नहीं है कि इंडिया में सोना निकल रहा है। नहीं, नहीं, सोना वो वाला सोना नहीं निकल रहा, बट आवर लैंड वाज़ गोल्ड। हर एक कंट्री को ना जनरली नेचर ने, गॉड ने, एनवायरनमेंट ने कुछ ना कुछ काबिलियत दी, ठीक है? एंड एवरीबॉडी यूज्ड देम टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम इंडिया वाले नहीं कर पाए। हमें सबसे बढ़िया चीज़ दी गई थी हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस। तो वो हमारी बहुत अच्छी थी। अगर हम बिल्कुल टॉप से देखें, ठीक है? तो बिल्कुल अगर हम टॉप से देखते हैं तो जैसे कि ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, लेह लद्दाख कह देते हैं जिसे, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर है। अब वो जम्मू कश्मीर पूरा हिली एरिया दिया हुआ है हमें। हमें क्या कहते हैं, भगवान ने नॉर्थ में पूरा हिली रीजन दिया, ठीक है? हमें सेंटर में प्लेटूज़ दिए, ठीक है? प्लेन्स दिए। हमें पंजाब में वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल लैंड दी। हमें मध्य प्रदेश, झारखंड इस साइड पे ब्लैक सॉइल दी, ठीक है? हमें कोस्टल रीजन दिया, हमें ग्रीनरी दी असम जैसी, ठीक है? तो हर टाइप का वेदर हमें मिला। मतलब हमारा देश देखो, मतलब कितना अमेज़िंग देश है कि आज हम दिल्ली में बैठ के 6-7 डिग्री सेल्सियस को देख रहे हैं और इसी वक़्त केरला में 35 डिग्री सेल्सियस भी होगा, ठीक है? तो मतलब बहुत ही विविध है हमारा देश। इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है? तो हमें बहुत अच्छी लैंड दी और हमने उसकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करी थी एक टाइम पे। वो टाइम बहुत पहले था, जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे। जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे ना, तो हमारे कुछ फीचर्स थे। वो फीचर्स कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने लेके आता हूँ। इंडिया बिफोर द एडवेंट, लेट मी चूज़ द कलर। इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो हमारा सबसे पहला फीचर एग्रेरियन इकोनॉमी। पुराने लोगों में ना एग्रीकल्चर, क्या कहते हैं, उनके खून में होता था। सबको आता था एग्रीकल्चर करना, ठीक है? और हम इसे लव भी बहुत करते थे। तो एग्रीकल्चर वाज़ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अराउंड 85%। बेटा, ये बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। ये 85% है जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी कि हस्तकला बहुत ही अमेजिंग थी। हमारे जो कारीगर होते थे, वो हाथों से कुछ भी बना लेते थे, कुछ भी, ठीक है? वेरियस मैन्युफैक्चरिंग जैसे अब इंडिया इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, स्टोन वर्क, ठीक है? वो तुम्हें पता ही है कितना बढ़िया था। आज भी तुम देखो कि इतना बढ़िया स्टोन वर्क था कि आज भी हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार साल पुराने भी मूर्तियाँ हमारे देश में पड़ी हुई हैं। हमारे देश में ये जो स्ट्रक्चर्स बने, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, ये आज तक नहीं हिले, ठीक है? और आज बनाया हुआ घर, चाहे अंबुजा सीमेंट का बना हो, उस सीमेंट में जान है, पर उसकी सारी जान फुस हो जाती है 5 से 6 सालों में, 10 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा। हम सेल्फ सफिशिएंट थे। हमारी इकोनॉमी हर एक एरिया की इतनी सेल्फ सफाइज़ थी कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कहानी मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि हुआ क्या, पूरे वर्ल्ड की नज़र इंडिया के ऊपर होती थी, बट कोई इंडिया में आता नहीं था, ठीक है? अब इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था, वो मुगल्स एंड मराठास का था।
क्योंकि इन्होंने इतना स्ट्रांगली हमारी कंट्री को होल्ड करके रखा हुआ था कि कोई आंख उठा के भी हमारी कंट्री की टुवर्ड्स नहीं देखता। बट कहते हैं ना, तो ऐसा ही हुआ कुछ मुगल सल्तनत में। सारे मुगल्स अच्छे नहीं थे, बट 95% अच्छे थे। 5% वो थे जिन्होंने मतलब हमारे देश का लूटा भी, हमारे देश को। मराठास तो अच्छे थे ही अनडाउटेडली। तो उन्होंने हमारे देश को अच्छा कंट्रोल करके रखा हुआ था, बाद में सिख रेजिमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। बट कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो गई। मद्रास प्रेसिडेंसी, नाउ चेन्नई, मतलब ये कोस्टल रीजन में था। चेन्नई तुम्हें पता है, वहां पे ब्रिटिशर्स आए कि हम यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेड करने दो, मान जाओ, ठीक है। उन्होंने दुनिया जहान का गोल्ड दिया। उन्हें पता था हिंदुस्तानी लोग ना गोल्ड बहुत पसंद करते हैं और फ्री की कमाई भी। तो कहा बस हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट देते रहे देते रहे। और फिर कहा हम ट्रेड करना चाहते हैं, कहा ट्रेड कर लो। यहाँ तक सब ठीक था, व्यापार तो हम शुरू से करते आए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत क्या हुई, वो कह रहे कि हमें फोर्ट बनाना है। अरे फोर्ट यानी किला। किला जंग के लिए बनाया जाता है, ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया जाता। और उन्होंने पहला किला बनाया, इन्होंने बनाने दिया। और फिर धीरे धीरे गुजरात, सूरत, गुजरात में सूरत मतलब, ठीक है, महाराष्ट्र, नीचे केरला, ऊपर वेस्ट बंगाल, ये सब जगह वो धीरे धीरे कैप्चर करते गए। ठीक है, और धीरे 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 हम, कब तक, जब तक हम संभलते तो उनका इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल आ चुका था। ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल इंडिया पे आया वो 1757 से आया। 1757 टू 1947, 190 ईयर्स ऑफ रूलिंग ओवर द कंट्री। इसमें भी जो पहले 100 साल थे ना, वो इतने बुरे नहीं थे। ठीक है, दे वर लाइक अ कोल्ड वॉर। मतलब पहले तो 57 से लेके 50 एक साल तक तो ये हमारे से मिलजुल के रहने लगे, प्यार से रहे। फिर ये धीरे धीरे कंट्रोल लेने लग गए। 1830s में से 30-35 में थोड़ी दिक्कतें शुरू हुई। 49-50 में थोड़ी सी और आग बढ़ने लग गई। 57 में हमने इन्हें विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद से ये हमारे बहुत ही एंटी हो गए। और अगले 90 साल हमारे देश के लिए बहुत बुरे थे। ये हमारे देश को खा गए। ठीक है, structure of present India has having the roots from British colonial rule. Sole purpose of British colonial rule was to reduce the country into feeder economy for developing British industrial base. ठीक है, उनका जो मेन पर्पस था ना हमारे देश में, वो सिर्फ एक था। और वो एक पर्पस क्या था, कि बस हमारे देश को लूट लिया जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा ना टाइमिंग भी ऐसी थी कि जिस टाइम पे उन्होंने हमें कंट्रोल कर रखा था ना, तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था ब्रिटिश यूके में, ब्रिटेन में। तो जब ब्रिटेन में वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो उन्हें दो चीजों की जरूरत थी, एक रॉ मटेरियल और एक कस्टमर। कमाल की बात है, इंडिया ना दोनों चीजों का सॉल्यूशन था, कि रॉ मटेरियल भी यहाँ से लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी चाहिए रॉ मटेरियल, इंडिया में तो सब उग जाता है। हमारी धरती इतनी अच्छी है, तो सारा का सारा रॉ मटेरियल भी यहीं से मिल जाएगा। और बाद में बेच भी यहीं पे देंगे, क्योंकि स्ट्राइक रेट तो हमारे देश की ज्यादा ही थी ना, पॉपुलेशन। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स को हमने बाय बाय टाटा करा, तो उनको बाय बाय टाटा करते समय हमारे घर में क्या बचा था, हमारी सिचुएशन क्या थी। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे 6 सेक्शंस में। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहली बात आती है डेमोग्राफिक कंडीशन की। देखो जी, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश से गए, तो पहला सेंसस कंडक्ट हुआ। ईयर नहीं, गए नहीं थे अभी, जब ब्रिटिशर्स यहीं पे थे, उनके रहते रहते पहला सेंसस कंडक्ट हुआ इन 1881। और उसके बाद से हर 10 साल ये सर्वे होता रहा। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 स्टेजेस होते हैं किसी भी देश में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो होता है, मतलब जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करती है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1,
स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 वो होता है जहाँ पे बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होती है। ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा लोग निपट रहे हैं। तो पॉपुलेशन जो है इधर ना थोड़ी-सी ऊपर-नीचे चलती रहती है। कभी बढ़ती है, कभी घट जाती है। स्टेज 2 होता है जब बर्थ रेट हाई हो जाता है और डेथ रेट लो हो जाता है। डेथ रेट लो इसलिए हो गया क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ आने लग गई, पर बर्थ रेट फिर भी नहीं रुका, ठीक है? और स्टेज 3 होता है जहाँ पे लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों लो हो जाते हैं, ठीक है? तो बर्थ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इंडिया 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में थी और 1921 के बाद सेकंड स्टेज। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। जैसे कि अब तो आप लोगों को पता ही है, पहले मुझे बताना पड़ता था कि 1920 में महामारी आई थी, पैंडेमिक, स्पेनिश फ्लू। और वो एक अकेला साल था जब हमारे देश की पॉपुलेशन कम हुई थी, बढ़ी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे वो पैंडेमिक की एक्सटेंट बहुत ज़्यादा थी। अभी तो कोरोना की भी उतनी एक्सटेंट नहीं है, ठीक है? और उस टाइम पे पॉपुलेशन कम हुई थी और उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारी पॉपुलेशन चौके-छक्के मारते-मारते आगे गई। On the eve of independence, birth rate and death rate both were high. Birth rate was 48, death rate was 40. Okay. Literacy rate 48 per thousand and 40 per thousand. Literacy rate was as low 16% only. और वुमेन लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम था, फीमेल 7%। हमारी वो पुरानी सोच, ठीक है? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज या तो थी नहीं, और अगर थी तो बहुत ही कम थी। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट भी हाई था और इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 218, जो 40 हो गया। नंबर ऑफ इन्फेंट दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल से कम उम्र में 218 बच्चे पर 1000 बच्चे एक्सपायर हो जाते थे। और अब वो कम हो गया, 40 हो गया, अब तो और कम हो गया, 20s में आ गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज एज लो एज 44 ईयर्स, जो प्रेजेंटली 68 ईयर्स हो गई। सो दिस वाज आवर डेमोग्राफिक कंडीशन, ठीक है? फिर आती है बात ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताता है कि लोग कौन कौन सी डिफरेंट जगहों पे एंगेज। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो तीन चीजें आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जिसमें 70 से 75% लोग इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें 10% लोग इन्वॉल्व हैं, और टर्शरी जिसमें 15 to 20। ये बेटा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। अच्छा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले एग्रीकल्चर में कितने लोग इन्वॉल्व थे? 85। 85%। रीजनल वेरिएशन भी थी। पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे एग्रीकल्चर कम हो गया, और वही उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो जी, ब्रिटिशर्स ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देने का रीजन कुछ और था, कोई और मतलब बस उनका अपने इंफीरियर अल्टीरियर मोटिव्स थे, पर उन्होंने हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। छोड़ के तो वो ये भी ना जाते, बट अब वो रेल की पटरियां जेब में डाल के तो नहीं लेके जा सकते थे। अंडर colonial regime, basic infrastructure like railways, ports, water transport बने, पर हमें फैसिलिटीज देने के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल को सर्व करने के लिए। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो कच्ची सड़क होती थी, विच वर नॉट फिट फॉर ऑल सीजन। बारिश आई, रोड चली गई। बंदा कहता था मैं क्या कहते परसों यहाँ आया था तो रोड थी, अब कहाँ गई, खो गई। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड, ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस करी। देखो रेलवे का ना बहुत पंगा है। देखो इंट्रोड्यूस 1850 में हुई थी, तुम ये बात याद रखना। ये हम कहते हैं ब्रिटिशर्स का शायद ओनली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। रेलवेज का इम्पैक्ट क्या हुआ? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होने लग गया, लोगों के कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर खत्म हुए। भैया हमारे देश में ना कल्चरल बैरियर्स बहुत हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है सोच की। तो वो जब लोग मिलने लगे तो सोच बदली, पर जब लोग इधर से उधर ट्रैवल करेंगे तो कल्चरल बैरियर्स कम होंगे, दूसरों के कल्चर्स को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कमर्शियलाइजेशन होने लग गई एग्रीकल्चर की, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी
थोड़ी सी एडवर्सली इफेक्ट हुई। अब कैसे का देखो, जब तक हम खुद का सहारा हैं तो सारे काम कर लेंगे, पर जब हमें पता चल गया कि भैया ये सामान बाहर से आ जाएगा तो हम तरह काम नहीं करेंगे, हम थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, तो उससे सेल्फ सफिशिएंसी अफेक्ट होगी। हमारे देश में एक्सपोर्ट तो बढ़ा, पर इसका फायदा इंडियंस को नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स को ही हुआ। इसके बारे में ज्यादा फॉरेन ट्रेड में समझें। एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश इंडिया, एक्सपोर्ट वाज इन अबंडेंस। ठीक है, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन का, राइस का, शुगर। हम अपनी कंजम्पशन तो पूरी कर ही लेते थे, बाहर भी दे देते थे। हमारे पास पिग्स, फ्लॉक, शीप, गोट, ये सब चीजें थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाज लो, ये बात याद रखना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाज लो। लिटिल राइज जो दिखा था वो इसलिए था बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कल्टीवेशन एरिया, कि कल्टीवेशन की एरिया जो पहले थी उससे ज्यादा हो गई। जमींदार्स डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स। ठीक है, अब उसकी दिक्कत थी रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। अब रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम क्या, देखो, जमींदार वो होता है जिसका लैंड पे राइट होता है। और जमींदार क्या कहता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर्स या टिलर्स, उन्हें वो अलाउ कर देता है टू डू फार्मिंग। ठीक है, और उसके बदले में वो उनसे रेंट लेता है। ठीक है, अब जमींदार शायद फिर भी अच्छे हों, फार्मर्स का ध्यान रखते हैं, पर दिक्कत क्या है, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो जमींदारों से टैक्स लेते थे, एक तरीके का लगान लेते थे, वो बढ़ाते जाते थे, तो जमींदार फोर्स होते थे। अब अगर वो लगान ना दें तो उनको कहते थे ठीक है तुम जमींदारी छोड़ दो, हम किसी और को दे देते हैं। तो इसीलिए फिर वो फार्मर्स को तंग करते थे। रेवेन्यू सिस्टम वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। जमींदार वो फोर्स टू डिपॉजिट स्पेसिफिक अमाउंट इन स्पेसिफिक डे, अदरवाइज दे लूज लैंड ओनरशिप राइट। फिर टेक्नोलॉजी थी नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज थी नहीं, फर्टिलाइजर थे नहीं, तो फार्मर की कंडीशन और बुरी होने लग गई। रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन, यहाँ थोड़ा सा फायदा हुआ था। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये मत सोचो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हुई थी, नहीं। इंडस्ट्रीज कुड नॉट डेवलप साउंड इंडस्ट्रियल बेस। इंडिया कुड नॉट डेवलप साउंड इंडस्ट्रियल बेस। हमारे देश का जो सबसे बड़ा पावर थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और वो डूबने लग गई थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने, सिस्टमैटिकली सोच समझ के हमारी इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज करा। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो उन्हें नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? एक तो रॉ मटेरियल नहीं बचेगा जो उन्हें चाहिए, फिर कस्टमर को अगर यहाँ की इंडस्ट्रीज नीड सेटिस्फाई कर देंगी तो उनका सामान कैसे बिकेगा। तो उन्होंने कहा अगर हम इंडियंस की इंडस्ट्री हटा देते हैं तो एक तो रॉ मटेरियल जो है वो बच जाएगा, वो हम ले लेंगे। दूसरा, यहाँ के लोगों को सामान नहीं मिलेगा, वो हम दे देंगे। तो माल भी तुम ही से लेंगे, बेचेंगे भी तुम्हें। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुई। ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर में डिसगाइस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ब्रिटिश गुड की डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि इंडियन गुड की तो सप्लाई ही नहीं थी। डिमांड वाज मेट बाय चीपर मेड ब्रिटिश गुड। न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर आया हमारे देश में, मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई, जैसे कॉटन टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, जूट मिल बंगाल में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री began coming in first 20th century। 1907 में टिस्को स्टार्ट हुआ, पर फिर भी हमारे देश में कोई खास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी को, वो काफी कम था। फॉरेन ट्रेड, इंडिया शुरू से ट्रेडिंग कंट्री रही है। मैंने पहले भी ये बात बोली कि हमें ट्रेड करना शुरू से ही पसंद था, पर ब्रिटिशर्स ने हमारी ट्रेड को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रखा था। हम एक्सपोर्टर बन गए रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, रॉ शुगर, रॉ इंडिगो के, और इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड के। अब बताओ कितना नुकसान वाली बात है। एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल, इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड। फिनिश गुड महंगा होता है, रॉ मटेरियल सस्ता होता है, तो हमारे देश से
रिसोर्सेज ज्यादा जाने लग गए और आने कम लग गए। ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट। ठीक है, हमारे देश का हाफ से ज्यादा ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, बाकी चाइना, श्रीलंका और पर्शिया यानी ईरान, सीलोन यानी श्रीलंका से। फिर हमारे रोने पिटने पे, हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए स्विस कैनाल ओपन हो गई। अब ये स्विस कैनाल के ओपन होने से पहले ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए 19,800 किलोमीटर आना पड़ता था शिप को लेके। अब ये कैनाल खुल गई तो रास्ता सिर्फ 11,600 किलोमीटर हो गया। 8,200 किलोमीटर रास्ता छोटा हो गया। तो भैया अब तो ब्रिटिशर्स के पास हर वो रीजन था कि भैया वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को लूटे, क्योंकि अब जो पहले पेट्रोल का खर्चा ज्यादा लग रहा था वो भी बंद हो गया। हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस आने लग गया। अब कोई नॉर्मली देखे तो कहेगा अरे वाह एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट, आज तक नहीं आता। अरे भैया पर उस एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या फायदा? उससे एक तो जो एसेंशियल गुड्स थे वो देश से बाहर जा रहे थे, और उसके बाद कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भी कमाई आ रही थी वो तो ब्रिटिशर्स लेके चले जा रहे थे। तो अगर हम बात करें कि भैया ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में अच्छा क्या किया, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या दिया, तो वो हमें सेल्फ सफिशिएंट बना के गए। मतलब हमें समझ आ गया कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। एक कंट्री वाइज सेल्फ सर सफिशिएंट बनाया उन्होंने। कंट्री वाइज सेल्फ सफिशिएंट ऐसे बनाया उन्होंने कि अगर देश में किसी एक पार्ट में एक चीज की कमी है तो वो दूसरे पार्ट से आ जाएगा। बोलो। सर लेकिन वहाँ लिखा था ना सर, रेलवे आने लिख- की वजह से थोड़ी कम हो गई सेल्फ सफिशिएंसी। हाँ, दोनों चीजें थी। देखो, एक एरिया की सेल्फ सफिशिएंसी इफेक्ट हो गई, पहले वो एरिया सब कुछ खुद बना लेता था। अब रेलवे आ गया तो वो थोड़ा सा रिलाय करने लग गया कि भैया मेरे को बाहर से सामान आ जाएगा। तो एक एरिया की सेल्फ सफिशिएंसी इफेक्ट हुई, पर देश की सेल्फ सफिशिएंसी अडोर हो गई। ट्रांसपोर्टेशन बनाया उन्होंने, फेमीन्स रुके, वो भी रेलवेज की वजह से ही रुके, क्योंकि सूखा पड़ जाता था तो दूसरी जगह से खाना आ जाता था। मॉनेटरी इकोनॉमी, हमें पैसा कमाना सिखाया, हम तो बार्टर पे चल रहे थे अभी तक। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिखा के गए, मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ा के पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, आज तक हम वही कर रहे हैं। नुकसान क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? हमारी सेल्फ सफिशिएंसी और विलेज इकोनॉमी को अफेक्ट करा। नेशनल इकोनॉमी में सेल्फ सफिशिएंसी ले आए, बट विलेज इकोनॉमी की सेल्फ सफिशिएंसी हर्ट हो गई। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा पर हमें क्या फायदा? ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रेलवे वर आउटवेड बाय इकोनॉमिक लॉस। रेलवे एक अच्छी चीज करी भी थी, बाकी सब गलत हो गया था। ब्रिटेन गवर्नमेंट डेवलप्ड इंटरनल ट्रेड एंड सी लेंस, पर वो इतना बेनिफिशियल नहीं था, अनइकोनॉमिकल था। ठीक है, क्योंकि महंगा पड़ रहा था तो यूज नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया तो वो भी कॉस्टली था।